नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। आशा करता हूँ बच्चों सभी बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं। आगे भी ऐसी क्लासें आपकी चलती रहेगी और बिंदास तरीके से आप आगे बढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को ध्यान है, अनअकैडमी पर हमारी जो है यूजीसी नेट की क्लासें चल रही है और अब जो है सूफी काव्य के बारे में कल हमने बात की कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये काव्य क्यों आया, प्रेम आख्यानों पर क्यों दिया गया, अधिकांश जो कवि थे वो मुसलमान थे, इन सभी पर। इसके अलावा वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किए हैं, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम। आप इन्हें भी दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दोस्तों पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भाई। पहला, आज हम सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के ऊपर दोस्तों बात करेंगे, जो कि यहाँ के प्रमुख कवि हैं। पहला है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। याद सुना होगा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आते ही आपके मन में एक रचना की याद आती है जिसका नाम है दोस्तों पद्मावती। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस रचना को लिखा, जिस रचना की उसका नाम था दोस्तों पद्मावत। आगे बढ़ते हैं। जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा था। इनको ऐसा कहा जाता है कि जायसी इनका सरनेम था, क्योंकि जो स्थान था वो जहां पर ये पैदा हुए थे उस स्थान का नाम था जायस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु का नाम सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन सैयद अशरफ शेख बुरहान, इनकी गुरु का नाम माना जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दोस्तों पद्मावत पहला महाकाव्य इन्होंने लिखा, दूसरा अखरावट है, तीसरा आखिरी कलाम है, चौथा चित्ररेखा है, पांचवा कहरनामा है और छठा जो है मसला नामा है दोस्तों। यानी टोटल जो है दोस्तों 6 इसकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, जिसमें पहली जो रचना है वो पद्मावत है, दूसरी अखरावट है, तीसरी आखिरी कलाम है, चौथी चित्ररेखा है, पांचवी कहरनामा और छठी मसला नामा है। विशेष तथ्यों की बात करें दोस्तों, विशेष तथ्य हैं पद्मावत की रचना के संबंध में, इसका रचनाकाल 1540 ईस्वी के आसपास माना जाता है दोस्तों, है ना। अगर हिजरी संवत की बात करें बच्चों तो हिजरी संवत 947 माना जाता है बच्चों। आगे बात करें इस महाकाव्य की श्रेणी में, रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। इस रचना का जो विभाजन है प्यारे विद्यार्थियों, तो टोटल कितने खंडों में किया गया है भाई? 57 खंडों में किया गया है। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाह उत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। पद्मावती की बात करें तो आपने देखा होगा अभी एक फिल्म बनी थी पद्मावत, उस पर काफी विद्रोह हुआ था, राजस्थान में ही उसका भयंकर विद्रोह करना किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों चित्तौड़ का एक राजा था जिसका नाम था रतन सिंह और सिंगलदीप की राजकुमार थी एक पद्मावती। आपने देखा होगा दोस्तों कि वहां पर हीरामन नाम का एक तोता भी रहता था। उस हीरामन ने उसको सारी कहानी, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको उसकी सारी कहानी, और अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी ऐसा कहा जाता है। जब बिल्कुल ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ कि राजकुमारी जब पद्मावती पानी पीती थी तो उससे गले में से पानी दिखता था, इतनी सुंदर थी। और वो तोता उसको जब एक व्यक्ति था उसको वो अपने दरबार से बाहर कर देता है, वो जाके उसको बता देता है और युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बिल्कुल राजकुमारी पद्मावती है वो कई महिलाओं के साथ जो है जौहर कर लेती है। राजस्थान में एक प्रथा थी जौहर की दोस्तों, और जौहर की जो प्रथा थी उसमें कई महिलाएं जो जलती हुई अग्नि है उसमें चली जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दोस्तों पूर्वाधर भाग, रतन सिंह पद्मावती के विवाह तक की कथा है। इसमें एक पूर्वाधर भाग है जिसमें रतन सिंह पद्मावती के विवाह तक की कथा है। दूसरा है दोस्तों उत्तराधर भाग, विवाहोत्तर जीवन की कथा है। इसमें विवाह के उपरांत जो जीवन रहता है, इससे एक तो विवाह तक की कथा है, दूसरा जो भाग है विवाह के उपरांत होने वाली जितने भी जीवन में घटनाएं हैं उसके बारे में बताई गई। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृतिक साहित्य व इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन सेक कथा को माना गया है।
इस ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन सेन कथा को माना गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों की प्रतीक की दृष्टि से इसके रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। दोस्तों इसे कौन सा काव्य कह सकते हैं? रूपक काव्य भी इसे कहा जा सकता है। दोस्तों ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायस के द्वारा निम्न अनुसार दिया गया है। जायस ने निम्न अनुसार लिखा है, तन चित उरे मन राजा कीना हिये सिंह बुद्धि पद्मानी चिन्हा गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती है दुनिया दंदा बाचा सोए एही चित बंदा राघव दूत सोई सेतानु माया अल्लाउद्दी सुल्तानु। तो ऐसे कुछ बात इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। प्रतीक चिन्हों को रूप में माना गया। मन को किसके समान? ये प्रश्न हर बार यूजीसी नेट और जीआरएफ में दोस्तों पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पात्र का नाम देखिए, बिल्कुल ये जो है आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना है। चित्तौड़ पात्र है, तन शरीर का प्रतीक माना गया। सिंगल द्वीप को हृदय कहा गया है, जैसा कि इस पद में है। देखो, तन चित्तौड़गढ़ मन राजा कीना हिये सिंगल बुद्धि पदमिता। तो बिल्कुल इस प्रकार से सिंगल द्वीप को हृदय माना गया। राजा रतन सेन नायक को मन योगी साधक कहा गया है। ये बच्चों ये तो हर बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो जो मन योगी है, साधक है, उसको नायक बताया गया है। रानी पद्मिनी नायिका सात्विक बुद्धि वाली है। दोस्तों रानी पद्मावती जो नायिका है सात्विक बुद्धि वाली। रानी नागमती सह नायिका सांसारिक बुद्धि वाली है। दोस्तों हीरामन तोता यहाँ पर गुरु है। राघव चेतन सभा पंडित शैतान है और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर माया माना गया। हर बार दोस्तों आप नेट का एग्जाम दो चाहे आप जीआरएफ का एग्जाम दो, बच्चों हर बार जो है यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, आगे लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रत्येक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। आचार्य शुक्ल ने इस प्रत्येक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सिंह को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का दोस्तों प्रतीक माना है। आगे इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मनस्वी शैली की रूढ़ी के अनुसार साहित्य वक्त शेरशाह की प्रशंसा। मनस्वी शैली के बारे में कल बताया था मैंने, यानी परमात्मा की इबादत करना, पहले भगवान का नाम लेना है, पद बनाना ही मनस्वी शैली कहलाती है। कल इसके बारे में मैंने आपको ध्यान है तो कल डिटेल से बताया था, और जब मैं आपको शैलियां पढ़ाऊंगा बच्चों तो और भी अच्छी डिटेल से। दोस्तों अनअकैडमी पर मेरे नेट का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, और रेफरल कोड है मेरा गणेश 10। बहुत ही गजब तरीके से। आगे है, शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारू खंड जपे जस भानु ओई छाछ राज और पाटू सब राजा भूये धरा ललाटू। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रचना शेरशाह सूरी के शासन काल में रची गई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो ये रचना है दोस्तों ये शेरशाह सूरी के शासन काल में रची गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आचार्य शुक्ल के अनुसार ही है सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। ये सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य भी दोस्तों माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलो भाई। इसमें एक साधक स्थान पर नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। नागमती की जो 12 महीने की वियोग दशा थी उसका भी वर्णन किया गया है, जिसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? जिसे 12 मासा के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है, सुमरो आदि एक करतारु जेहि जीहु दीनी किनी संसारु। आचार्य शुक्ल ने पद्मावक्तो भक्ति काल का वेद काव्य कहा है। ये बात भी आपको याद रखना है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को जो भक्ति काल है उसका कौन सा काव्य कहा है?
वेद काल का ये इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अखरावट रचना के संबंध में देखिए, इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आखिरी कलाम रचना के संबंध में, इस रचना में रोजे कयामत प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है। यह रचना बाबर के शासन काल में रचित मानी जाती है। दोस्तों यह रचना जो है बाबर के जो शासन काल था उसमें रचित यह मानी जाती है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई फटाफट से, क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य धारा की अन्य रचनाएं भी देखिए। सबसे बड़ी पद्मावती जो जायसी की थी, सारिकारी और जायसी की जो किसको किस रूप में माना गया है, यहां से हर बार बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ये बात भूल गए तो एक प्रश्न आपका गलत होने की पूरी संभावनाएं हो सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, अगली रचना है बच्चों हंसावली। रचयिता इयासत, रचनाकाल 1370 में, रचनाकाल 1370 में माना जाता है। काव्य की भाषा राजस्थानी हिंदी है। दोस्तों काव्य की भाषा माने तो राजस्थानी हिंदी है। डॉक्टर नगेंद्र इयासत को ही प्रथम सूफी कवि मानते हैं। डॉक्टर जो नगेंद्र है इयासत को ही सूफी का प्रथम, कल भी हमने बात हुई थी कि किस किस को, कोई मुल्ला दाऊद को कहता है, कोई कुतुबन को कहता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो इयासत को ही, एसायत को ही प्रथम सूफी कवि मानते हैं। आगे है दोस्तों चंदायन या चांदायन। रचयिता मुल्ला दाऊद। रचना काल की बात करें तो 1379 में माना जाता है। रचना काल की बात करें तो कब माना जाता है दोस्तों? 1379। काव्य की भाषा है जो दोस्तों वो कौन सी भाषा है भाई? अवधी भाषा है। काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी है। विशेष तथ्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं दोस्तों तो इन्हें वो प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। इसका जो नायक है वो लोर है, जिसको लोरिका भी कहा जाता है। कौन है भाई? लोर है, जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? लोरिका भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा जो रेफरल कोड है वो गणेश 10 है और आप बेहतरीन तरीके से गणेश 10 लगा के हिंदी और फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है वो एक साथ कर सकते हो। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको गोल सेलेक्ट करना है तो नाटा यूजीसी अपना गोल है, ठीक है ना? और इसके बाद में आपको गैर सब्सक्रिप्शन तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ ये अपने सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ से लेके आप अपनी तैयारी को, 1 मंथ की बात करें तो 1800 रुपए फीस है दोस्तों, 3 महीने की आपकी कम होगी। और अगर 24 महीने का लेते हो तो 11,340, यानी 2 महीने तक आप जुड़कर मेरे से नेट की तैयारी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, जैसा कि मैंने बताया है। नाटा यूजीसी पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए फीस स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है। 6 महीने की अगर आप लेते हो तो 8,400 है बच्चों। 3 महीने का लेते हो तो 5,050 है, 5200, 10,500 है। लेकिन अगर एंटर रेफरल कोड आप लगाते हो तो दोस्तों आपको सीधा सीधा फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। विद्यार्थियों इस कोर्स की खास बात है मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, ठीक है? डाउट सेशन होगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपका होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूज आपको मिलेगी, होमवर्क आपको दिया जाएगा और बेस्ट तरीके से आप दोस्तों कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल और यहाँ से भी आप कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपोर्टेंट तथ्य थे दोस्तों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो आप बहुत ही गजब तरीके से पढ़ के मेरे साथ जितनी भी चीजें हैं वो सारी शेयर कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, कई बच्चे सोचते हैं कि सर पढ़े कैसे, क्या करें क्या नहीं करें।
बच्चों पढ़ाई की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप जो है बेहतरीन तरीके से पढ़कर और अपनी जो क्लासें हैं उनको शुरू से चल रही है, क्लासें आपकी बिल्कुल रेगुलर चल रही है। ये अपना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सारणी है, इस सारणी को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन की बात करते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनता है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जल्दी हम नई चीजों के साथ जुड़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से और आपके साथ पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आप पढ़ते रहिए दोस्तों, और बिल्कुल हम आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे क्लासों को हम ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप आज ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बच्चों मुझे आप यहाँ पर जो जुड़कर है, आप मेरे से मेरे फेसबुक पेज पर जुड़कर भी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो कि सर मेरे को ये डाउट है और मैं इस प्रकार से पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको सारी चीजें दोस्तों मैं क्लियर करवा दूंगा। अपना जो रेफरल कोड है वो गणेश 10 है, जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना और ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहना। धन्यवाद दोस्तों।